भारत में महिलाओं की स्थिति की कहानी बहुत दिलचस्प है। एक जमाना था जब उन्हें देवी माना जाता था और फिर एक ऐसा भी दौर आया जब उन्हें बस एक वस्तु समझा जाने लगा। आज हम इसी सफर को देखेंगे और एक ऐसे आर्किटेक्ट के बारे में जानेंगे जिन्होंने आज की महिलाओं के अधिकारों की नींव रखी, पर जिनका नाम अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं छिपसा जाता है। तो कहानी शुरू होती है बहुत पहले से, प्राचीन वैदिक काल से। ये भारत का वो सुनहरा दौर था जब महिलाओं को समाज में बहुत ऊंचा दर्जा मिला हुआ था। उनके पास हर तरह की आज़ादी थी, पावर थी, आज़ादी थी, मतलब वो सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं थी। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए, जमीन आसमान का फर्क है ना। एक तरफ है वैदिक काल की महिला जो स्वयंवर में अपना जीवन साथी खुद चुनती थी, वो राज भी करती थी, सेनाएं भी चलाती थीं, जैसे रानी दुर्गावती। और दूसरी तरफ है मध्ययुग की महिला जो सती और जौहर जैसी प्रथाओं में फंसी थी, जिसका बाल विवाह होता था और जिसे पर्दे के पीछे कैद कर दिया गया था। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? ये सब शुरू हुआ विदेशी आक्रमणों के साथ। जब हमलावर आते थे तो वो सिर्फ जमीन नहीं लूटते थे, वो महिलाओं का शोषण भी करते थे। इसी से बचने के लिए जौहर जैसी प्रथाएं शुरू हुईं और धीरे धीरे समाज का नजरिया बदल गया। महिलाओं का दर्जा गिरता गया, इतना कि उनसे पढ़ाई लिखाई का हक तक छीन लिया गया। फिर आया ब्रिटिश राज का दौर और इसी समय समाज में बदलाव की एक नई सुबह हुई। कई समाज सुधारक सामने आए जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ हो रहे इन अत्याचारों और कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। इन शुरुआती सुधारों ने एक नींव रखी, जैसे 1829 में राजा राममोहन रॉय के जोर देने पर सती प्रथा खत्म हुई। 1847 में लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए। फिर 1856 में विधवाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार मिला और 1927 में बाल विवाह पर रोक लगाने वाला कानून आया। ये छोटे छोटे कदम एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत थे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। महिलाओं के अधिकारों को कानूनी तौर पर स्थापित करने का, उन्हें कानून की किताब में लिखने का सबसे बड़ा काम अभी बाकी था। और ये काम किया एक ऐसे दूरदर्शी इंसान ने जिन्हें हम आज सही मायनों में अधिकारों का मुख्य वास्तुकार कह सकते हैं। मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से देखता हूं कि वहां महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। ये शब्द हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के। जरा उनकी सोच देखिए। किसी समाज की असली तरक्की का पैमाना वहां की महिलाओं की तरक्की है। हम सब उन्हें संविधान निर्माता के तौर पर तो जानते हैं, लेकिन उनका एक और पहलू है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, एक फेमिनिस्ट का, महिलाओं के अधिकारों के एक सच्चे चैंपियन का। ये इतिहास की उन महान कहानियों में से है जो ज्यादा सुनाई नहीं जाती। सच तो ये है कि उन्होंने ही ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती दी थी। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये किया कैसे। वो कौन से ठोस कदम थे, वो कौन सा ब्लूप्रिंट था जिसने आज की भारतीय महिलाओं की स्थिति को इतना मजबूत बनाया है। उनके विजन की शुरुआत हुई मुक्ति के सबसे शक्तिशाली हथियार से, और वो था शिक्षा। वो जानते थे कि अगर समाज को बदलना है तो इसकी शुरुआत महिलाओं को शिक्षित करने से ही होगी। उनका साफ मानना था कि पढ़ाई लिखाई जितनी जरूरी मर्दों के लिए है, उतनी ही जरूरी औरतों के लिए भी है। वे अशिक्षा को ही महिलाओं के शोषण की सबसे बड़ी जड़ मानते थे। उनका तर्क था कि एक पढ़ी लिखी माँ अपने बच्चों और समाज दोनों का भविष्य बदल सकती है। इस तरह उन्होंने सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की विरासत को ही आगे बढ़ाया। अब ये जो बात है ना, ये सच में कमाल है और उनकी दूर की सोच को दिखाती है। साल था 1942। भारत में डॉक्टर अंबेडकर ने कामकाजी महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट बिल पेश किया, मतलब पेड मैटरनिटी लीव का अधिकार। अब जरा अमेरिका को देखिए, वहां यह अधिकार महिलाओं को मिला 1993 में, पूरे 51 साल बाद। वो सिर्फ अधिकारों की वकालत करने वालों में से नहीं थे, उन्होंने इन अधिकारों को देश के ताने बाने में, देश के संविधान में हमेशा के लिए बुन दिया। संविधान के जरिए उन्होंने बराबरी को एक कानूनी हकीकत बना दिया। आर्टिकल 14 ने कहा, कानून की नजर में सब बराबर। आर्टिकल 15 ने लिंग के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी बनाया और साथ ही सरकार को यह ताकत दी कि वो महिलाओं की भलाई के लिए विशेष कानून बना सकती है। और आर्टिकल 16 ने सरकारी नौकरियों में सबको बराबर का मौका दिया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये महिलाओं के लिए कानूनी कवच थे। और ये देखिए, जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ तो उसी दिन से हर महिला को वोट देने का हक मिल गया। ये उस समय कितनी बड़ी बात थी, इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए
कि स्विट्जरलैंड जैसे देश में महिलाओं को यह अधिकार 1971 में मिला। मतलब भारत इस मामले में कई पश्चिमी देशों से भी आगे था। अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े और शायद सबसे विवादित संघर्ष की। ये लड़ाई थी महिलाओं के अधिकारों के लिए बने व्यक्तिगत कानूनों में सुधार की। एक ऐसी क्रांति जिसने भारतीय समाज को हमेशा के लिए बदलने की कोशिश की। ये था हिंदू कोड बिल। ये बिल सिर्फ एक कानून नहीं था, ये डॉक्टर अंबेडकर का सदियों से चली आ रही उस पितृ सत्ता पर सीधा हमला था जिसे धर्म की आड़ में सही ठहराया जाता था। ये एक कानूनी क्रांति थी। तो इस बिल में था क्या? इसके 4 मेन पिलर्स थे। पहला, एक से ज्यादा शादी करने की प्रथा को खत्म करना। दूसरा, महिलाओं को संपत्ति रखने और विरासत में पाने का हक देना। तीसरा, महिलाओं को भी तलाक फाइल करने का अधिकार देना। और चौथा, महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार देना। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जैसे ही ये बिल संसद में आया, हंगामा मच गया। कई बड़े नेताओं और रूढ़िवादी समूहों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। इतना विरोध हुआ कि आखिरकार ये बिल पास नहीं हो सका। और यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर का कद और भी बड़ा हो जाता है। जब बिल पास नहीं हुआ तो इसके विरोध में उन्होंने देश के पहले कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, सितंबर 1951 में। सोचिए, अपने सिद्धांतों के लिए, महिलाओं के हक के लिए उन्होंने मंत्री पद तक छोड़ दिया। पर उनकी मेहनत बेकार नहीं गई। उनका सपना जिंदा रहा। कुछ ही सालों बाद 1955 और 1956 में उसी हिंदू कोड बिल के सारे बड़े हिस्से अलग अलग कानून बनकर पास हो गए, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट। मतलब जीत हुई, भले ही टुकड़ों में हुई। तो आज वोट देने के अधिकार से लेकर तलाक लेने के अधिकार तक, अपनी संपत्ति की मालिक बनने से लेकर बच्चा गोद लेने के अधिकार तक, भारत की करोड़ों महिलाओं के पास जो भी कानूनी अधिकार हैं, उनकी नींव डॉक्टर अंबेडकर के काम ने ही रखी थी। कहा जाता है कि इतिहास विजेता लिखते हैं, पर सवाल ये है कि हम याद किसे रखना चुनते हैं और क्यों? समाज को बदलने वाले कुछ सबसे बड़े आर्किटेक्ट्स अक्सर परछाई में ही रह जाते हैं। इस पर सोचना तो बनता है।